बार्ड बॉय ने फोन पर किसी को विश्वास दिलाया। हाँ, इन दवाइयों का असर धीरे धीरे होगा। विवेक की याददाश्त और बिगड़ती जाएगी और वो कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ से खामोशी के कुछ पलों के बाद एक ठंडी हंसी गूंज उठी। बहुत अच्छा, आगे की खबर मुझे मिलती रहनी चाहिए। फोन करते ही बार्ड बॉय ने गहरी सांस ली और तेजी से वहां से निकल गया, मानो उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। अहूजा बिला दिन के वक्त चांदनी और विवेक अब तक हॉस्पिटल से घर आ चुके हैं और दोनों इस बात से बहुत खुश हैं कि विवेक की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रही है। विवेक अपने कमरे में बेड पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है तो चांदनी माधुरी के कमरे में है। माधुरी ने विवेक की हेल्थ के बारे में पूछा और सब ठीक है यह जानकर वो भी काफी खुश है। चांदनी के चेहरे पर एक अलग ही चमक है। वो देखकर माधुरी उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है, आज तुम कुछ ज्यादा ही बिलस कर रही हो। नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ नहीं है, चांदनी ने हिचकते हुए कहा। माधुरी उसकी हालत पर मुस्कुराते हुए फिर बोली, लगता है देवर जी। हाँ क्या, चांदनी ने बात काटते हुए कहा और शर्माते हुए अपनी पलकें झुका ली। उसे ऐसे बिलस करते देख माधुरी जोर से हंसने लगी। फिर उसने कहा, सच में तुम ना बहुत भोली हो। चांदनी भी हल्का सा मुस्कुराई, फिर माधुरी को देखते हुए बोली, भाभी अब मुझे लगता है कि सब सही हो रहा है। ये मेरे साथ हैं और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। पहले जब उन्होंने मुझे नहीं पहचाना था, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी दुनिया खो रही हूँ। लेकिन अब मुझे ये भरोसा है कि चाहे उन्हें पुरानी बातें याद आए या ना आए, हम साथ रहेंगे। इतना कहकर वो माधुरी के गले लग गई। माधुरी उसके बाल सहलाते हुए बोली, तुम दोनों यूं ही खुश रहो, मैं बस यही चाहती हूँ। उसकी बात पर चांदनी मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद चांदनी माधुरी को आराम करने का बोलकर उसके कमरे से बाहर आई। वो अपनी धुन में मगन खुद में मुस्कुराते हुए हाल में पहुंची थी कि उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि सामने से रियान आ रहा था और दोनों टकरा गए। चांदनी गिरने वाली थी कि रियान ने जल्दी से उसे उसके कंधे से पकड़ लिया। चांदनी पहले तो हड़बड़ा गई, फिर उसने रियान को देखा और अचानक उसे हल्का धक्का देते हुए गुस्से से बोली, क्या तुम ठीक से नहीं चल सकते। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी। एक तो मैंने तुम्हें गिरने से बचाया और तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो, रियान ने अपने हाथ बांधते हुए कहा। जब चांदनी ने कोई जवाब नहीं दिया तो रियान ने हंसते हुए शरारत से कहा, लगता है विवेक के ख्यालों में इतना खोई रहती हो कि आसपास कुछ दिखता ही नहीं। रियान की बात पर चांदनी हैरान हो गई और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। रियान, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी आवाज थोड़ी सख्त थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। रियान ने एक गहरी सांस छोड़ी और कुछ कहता कि तभी विवेक सीढ़ियों से नीचे आता दिखा। विवेक ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो रियान। विवेक, मैं बस चांदनी से थोड़ी बातें कर रहा था। रियान ने इतना कहा और वहां से चला गया। चांदनी तो बस उसे जाते हुए देखती रही। उसने मुंह बनाकर मन में कहा, ये रियान कभी कभी इतनी अजीब बातें क्यों करता है। विवेक ने चांदनी का चेहरा देखा और उसने थोड़ा फिक्र करते हुए पूछा, तुम ठीक हो। चांदनी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी कुछ अनकहा था। हाँ सब ठीक है, उसने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में कुछ झिझक थी। विवेक ने फिर पूछा, अगर कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकती हो। चांदनी ने उसकी ओर देखा और फिर धीरे से बोली, आपको रियान कुछ अजीब नहीं लगता। उसकी बात पर विवेक सीरियस होकर बोला, ऐसा क्यों बोल रही हो, कोई बात है क्या। विवेक के चेहरे पर अब अलग भाव आ गए थे, जिसे देख चांदनी थोड़ी सी नर्वस हो गई। उसने बात बदलते हुए कहा, वो नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी बातें मुझे कुछ अजीब लगती हैं। विवेक हल्का सा मुस्कुराते बोला, हाँ मुझे भी वो खास पसंद नहीं है। उसकी और मेरी थॉट्स बिल्कुल भी नहीं मिलती। लेकिन ठीक है, वैसे भी वो निखिल के शो के लिए यहाँ पर आया हुआ है, उसके बाद तो वो चला ही जाएगा। चांदनी ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और पूछा, आपको कुछ चाहिए। तो विवेक ने कहा, हाँ प्लीज मेरे लिए ब्लैक कॉफी। ठीक है आप चलिए, मैं लेकर आती हूँ। चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा और किचन में चली गई। शाम के वक्त विवेक के कमरे में विवेक अभी भी लैपटॉप पर अपना कुछ काम कर रहा है और चांदनी क्लोसेट में अपना सामान सेट कर रही है जो अब तक गेस्ट रूम में था। तभी उसकी नज़र कुछ पैकेट्स पर पड़ी जो क्लोसेट के साइड में रखे थे। चांदनी ने मन में कहा, ये सब क्या है। फिर सोचा हो सकता है उसमें विवेक का कोई जरूरी सामान होगा, तो उसने बिना देखे वो सब वैसे ही क्लोसेट के अंदर रख दिया। तभी वो पैकेट फिसलता हुआ नीचे गिरा तो चांदनी ने देखा उस पैकेट में चॉकलेट्स और एक बॉक्स भी था जो गिरने की वजह से खुल गया था।
चांदनी ने देखा उस बॉक्स में बड़ी सुंदर सी पायल थी। ये पायल? चांदनी पहले तो समझ नहीं पाई, फिर उसने सोचा कहीं ये सब इन्होंने तो नहीं मंगवाया है। फिर उसे ध्यान आया कि उसके बर्थडे वाले दिन उसकी पायल खो गई थी। तब से उसके पैर में एक ही पायल थी। चांदनी मुस्कुराते हुए खुद से बोली, इसका मतलब ये पायल इन्होंने मेरे लिए ही मंगवाई है। ये सोचकर वो बहुत खुश हो गई। वैसे भी आजकल विवेक कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गया है, इसलिए भी उसे लगा कि ये सब उसने चांदनी को खुश करने के लिए किया होगा। हाँ, ये बात थी तो सही कि ये सब विवेक की चांदनी के लिए लाया था, लेकिन ये वो तब लाया था जिस दिन वो सूट के लिए गई थी। उस दिन सुबह चांदनी विवेक से नाराज थी, इसलिए उसे मनाने के लिए वो ऑफिस से जल्दी आया था। लेकिन उसके बाद इतना सब कुछ हो गया, तब से उसने इस सब पर ध्यान नहीं दिया। चांदनी बड़ी खुशी से क्लोजेट के बाहर आई और आंखों में चमक लिए विवेक से बोली, थैंक यू, आप ये सब लेकर आए। उसने वो पैकेट्स उसे दिखाते हुए कहा। विवेक सोच में पड़ गया और बोला, मैं ये सब नहीं लाया। उसकी यह बात भी चांदनी को उसकी कोई शरारत ही लगी। उसे लगा विवेक फिर उसकी टांग खींच रहा है, तो उसने नामे से रिलाया और मुस्कुराने लगी। तभी निखिल वहां आया। उसे देख चांदनी खुशी से बोली, भाई आप कैसे हो? विवेक हैरानी से बोला, भाई? विवेक अब इस बारे में मत पूछना। चांदनी मुझे भाई क्यों बोल रही है? निखिल ने हड़बड़ी में कहा। तो चांदनी हंसने लगी। निखिल के हाथ में कुछ फाइल्स देखकर चांदनी समझ गई वो किसी ऑफिस के काम के लिए यहाँ आया है, तो वो उसे डिस्टर्ब किए बिना वहां से चली गई। चांदनी के जाते ही निखिल विवेक के पास आकर बेड के किनारे बैठ गया। फिर कहा, विवेक, तेरी इस हालत में इतना काम नहीं करना चाहिए। ज्यादा स्ट्रेस लेने से तुझे नुकसान हो सकता है। विवेक ने उसकी ओर देखे बिना ही सख्त आवाज में कहा। निखिल, तू जानता है कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आहूजा एम्पायर में क्या चल रहा है, मुझे हर बात की खबर होनी चाहिए। निखिल ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, समझ रहा हूँ विवेक, तेरे लिए यह सब बहुत जरूरी है, लेकिन तेरी सेहत भी उतनी ही जरूरी है। ये काम चलता रहेगा, पहले तू ठीक हो जा। विवेक ने कुछ पल सोचा और फिर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ तो अपने उस पुराने हिटलर दोस्त को कितना मिस कर रहा है। उसकी बात पर निखिल हल्का हंस पड़ा। तो विवेक ने फिर कहा, मैं अब भी वही हूँ, बस कुछ साल पीछे चला गया हूँ, लेकिन काम के पीछे नहीं होना चाहता। निखिल ने मुस्कुराते हुए कुछ फाइलें विवेक के हाथ में थमाई। ठीक है, ये कंपनी की कुछ सालों की हिस्ट्री और प्रोजेक्ट डिटेल्स है। विवेक ने फाइल्स को ध्यान से देखा, फिर निखिल के हाथ में एक और फाइल देखकर सवालिया नजरों से पूछा, और ये क्या है? निखिल की आंखें काफी गंभीर थीं। उसने धीरे से कहा, ये कुछ ऐसा है जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये तेरे पास्ट से जुड़ा हुआ है। निखिल की बात सुनकर विवेक के मन में कई सवाल उठ खड़े हुए, लेकिन वह चुप रहा। उसने निखिल की ओर देखा, जैसे जानने की कोशिश कर रहा हो कि इस फाइल में ऐसा क्या छुपा है। विवेक ने जैसे ही फाइल रीड करना शुरू किया, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन लगातार बदलते गए। हर पन्ने के साथ उसकी आंखों में गुस्सा और बढ़ता गया। अब वो जान चुका था कि रंजीत ने किस तरह से आहूजा एम्पायर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। वो गुस्से से कुछ कहने ही वाला था कि निखिल ने उसे शांत करने की कोशिश की। विवेक शांत हो जा, लेकिन विवेक का गुस्सा काबू में नहीं था। उसकी आंखों में आग थी। कैसे शांत हो जाऊं निखिल? रंजीत ने उस चीज को नुकसान पहुंचाया है जो मेरे डैड के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। आहूजा एम्पायर को बर्बाद करने की उसने हिम्मत कैसे की? उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों ही साफ झलक रहे थे। विवेक के इस गुस्से ने निखिल को सूट वाले दिन की याद दिला दी, जब विवेक भी इसी तरह गुस्से में था, अपने दिल में आग लिए बैठा था। उसे आज फिर वही विवेक दिखाई दे रहा था। निखिल बहुत घबरा गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर विवेक इस गुस्से में कुछ करेगा तो उसकी हेल्थ और लाइफ पर भी बुरा असर पड़ेगा। देख विवेक, प्लीज शांत हो जा, निखिल ने घबराते हुए कहा। उसकी घबराहट देखकर विवेक ने कुछ देर के लिए आंखें बंद की और गहरी सांस छोड़ी। धीरे धीरे वो शांत होता दिखा और निखिल ने राहत की सांस ली। निखिल ने फिर कहा, विवेक, तूने उसके खिलाफ जो प्लान बनाया था, भाई ने उस पर काम भी शुरू कर दिया है। बस तुझे ये सोचना है कि आगे क्या करना है। विवेक ने अपनी आंखें खोली और उसका चेहरा बता रहा था कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। उसकी आंखों में एक नई चमक थी जो उसके प्लान और इरादों को बता रही थी। विवेक एक सातिर मुस्कान से बोला, उसने विवेक आहूजा से टकराने की हिम्मत की है, और अब मैंने उसे उसी के खेल में मात दे दी है। वो प्रोजेक्ट
जिसे वो अपनी जीत समझ रहा है, असल में उसकी हार का सबसे बड़ा कारण बनेगा। बस कुछ दिन और निखिल, वो अपनी बर्बादी पर रोता हुआ नजर आएगा। विवेक ने गुस्से से कहा और निखिल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसे आज फिर अपने पुराने दोस्त का वही रूप दिखाई दिया, जिसने बड़े से बड़े बिजनेसमैन को घुटने पर ला दिया था। रात को डिनर के बाद विवेक, सतीश और निखिल स्टडी रूम में कुछ डिस्कस करने लगे। उनकी बातचीत से साफ था कि वो किसी बड़े और इम्पोर्टेंट प्लान पर डिस्कशन कर रहे हैं। भाई, डैड को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इस हालत में भी ऑफिस के काम में इन्वॉल्व हूँ, विवेक ने सीरियस होकर कहा। सतीश ने धीरे से जवाब दिया, डोंट वरी, कुछ दिन और घर से ही काम कर, उन्हें पता नहीं चलेगा कि तू इसमें शामिल है। निखिल ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और जो भी बाकी काम होगा मैं संभाल लूंगा। सतीश ने विवेक की ओर देखते हुए कहा, विवेक, भले ही तू इस प्लान में इन्वॉल्व है, लेकिन हेल्थ पहले है। अगर मुझे लगा कि इससे तेरी हेल्थ पर असर पड़ रहा है तो मैं ये प्लान यहीं रोक दूंगा। उसकी आवाज में एक सख्ती और चिंता दोनों थी। निखिल ने हंसते हुए कहा, भाई, आप गुस्सा कर रहे हो या प्यार? सतीश ने उसे घूर कर देखा और तीनों अपनी बातचीत के बाद धीरे धीरे वहां से निकल गए। विवेक कमरे में पहुंचा तो देखा चांदनी अपने नाखून चबाते हुए किसी गहरी सोच में थी। अब तुम्हें क्या हुआ? विवेक ने पूछा। चांदनी उदास होकर बोली, सॉरी, आपकी दवाई शायद कार में ही छूट गई। उसकी बात सुनकर विवेक मुस्कुराने लगा। तुम किसी दिन खुद को भी कहीं भूल मत जाना, विवेक ने चांदनी को चिढ़ाते हुए कहा। चांदनी तपाक से बोली, ऐसे कैसे? मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो खुद को घुमा दूंगी। ऐसा कहते हुए उसने अपने लिप्स का पाउच बना लिया था। विवेक ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, ओह, क्या सच में? लेकिन तुम्हारे नाखून चबाने और चीजें भूलने की आदत देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। चांदनी थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहा, आपको क्या लगता है फिर? मैं कुछ भी नहीं कर सकती? चांदनी की इस बात पर विवेक ने उसे छेड़ते हुए मजाक में कहा, तुम्हें क्या पता मेरे साथ तुम क्या क्या कर सकती हो? उसकी बात पर चांदनी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने नाराज होकर कहा, पहले तो आप सिर्फ शरारती थे, लेकिन अब बेशर्म भी हो गए हो। तो तुम भी हो जाओ, विवेक ने धीरे से कहा और आई बिंग की। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करने वाली। जब देखो अजीब सी बातें करते रहते हो, चांदनी ने क्यूट फेस बनाकर कहा। उसे शांत करने के लिए विवेक ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ओके ओके, मैं बस मजाक कर रहा था। चांदनी हाँ में सिर हिलाते बोली, ठीक है, लेकिन आपकी दवाई नहीं मिली तो? विवेक ने उसे थोड़ा पास खींचते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे भी तुम्हारा प्यार मेरे लिए सबसे बड़ी दवाई है। चांदनी ने मुस्कुराते हुए हल्का गुस्सा जताते हुए कहा, अगर ऐसा होता तो हमें डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं थी, मैं ही आपको ठीक कर देती। इस बात पर विवेक और चांदनी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। तभी विवेक ने साइड टेबल के ड्रॉर से अपनी दवाई निकाली तो चांदनी बोली, ये कहाँ से आई? विवेक मुस्कुराया और उसने कहा, तुम बच्ची हो लेकिन मैं नहीं। चांदनी मुंह बनाकर बोली, जब आप दवाई ले आए थे तो मुझे क्यों सता रहे थे? इतना बोलकर वो बेड पर लेट गई। विवेक उसे देख मुस्कुराया, फिर मेडिसिन ली और अपने फोन में कुछ चेक करने लगा। उसे फील हुआ जैसे उसे सिर में हल्का दर्द हुआ। उसने सोचा शायद आज उसने लैपटॉप में भी ज्यादा देर काम किया है, उसकी वजह से होगा। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो भी बेड पर लेट गया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ऐसा फील करना काम की वजह से नहीं, गलत दवाई की वजह से था। देखना यह है कि कब तक विवेक को इस बारे में शक नहीं होता और वो कौन है जिसने ऐसा किया। वक्त के साथ वो इंसान भी सामने आ ही जाएगा जो विवेक के साथ ये सब कर रहा है। देर रात किसी होटल में एक लड़का और एक लड़की प्यार में खोए एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। दोनों पसीने से भीगे जोर से सांसें ले रहे हैं, जिससे ये समझ आ रहा है कि इस वक्त वो दोनों क्या कर रहे हैं। तभी वो लड़की बोली, नो बडी कैन डू इट बेटर देन यू। उसकी बात सुनकर वो लड़का अपनी आई विंक करते हुए बोला, आई नो बेबी। फिर उनकी गहरी सांसों का शोर पूरे कमरे में गूंजने लगा। करीब 1 घंटे बाद वो लड़का उसके ऊपर से उठा और बाथरूम जाकर खुद को क्लीन करके वापस आया तो देखा वो लड़की अपने फोन में कुछ कर रही थी। ये देख वो लड़का बोला, बेबी, कहीं तुम फिर विवेक के खिलाफ कोई प्लान तो नहीं बना रही? इस बात पर वो लड़की अपनी आंखों में शैतानी चमक लिए मुस्कुराई। यू आर सो सेल्फिश। तुमने उसकी मेडिसिन चेंज करवा दी ताकि वो कभी ठीक ना हो सके, उस लड़के ने कहा। वो सिर्फ एक स्टेप है मेरे गेम का। उसे तकलीफ देना मुझे और भी मजा देता है। इसका मतलब मेरे साथ होना भी? उस लड़के ने सवाल दिया।
तो वो लड़की उसकी आंखों में गहराई से देखती हुई बोली, ये सिर्फ प्लेजर है जो मैं तुम्हें और तुम मुझे दे रहे हो। इतना बोलकर उसने लड़के को बेड पर धक्का दे दिया। लड़के ने उस लड़की को अपने पास खींचते हुए कहा, सो लेट्स प्ले दिस गेम। और उनकी गहरी सांसें एक बार फिर कमरे में गूंजने लगी। अगले दिन अहूजा बिला विवेक की नींद खुली और उसने जैसे ही आंखें खोली तो देखा चांदनी उसके ठीक सामने खड़ी थी, जिसे देख उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। गुड मॉर्निंग, चांदनी ने बड़े प्यार से कहा। तो विवेक और ज्यादा खुश होकर बोला, हाँ मेरी गुड मॉर्निंग अब हुई है। फिर चांदनी को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अब जल्दी से इसे और भी स्पेशल बना दो। उसने अपने गाल की तरफ इशारा करते हुए कहा। चांदनी समझ गई कि विवेक क्या चाहता है। वो मुस्कुराई और धीरे से उसके गाल पर किस कर दिया। विवेक उसे देख मुस्कुराया तो चांदनी शर्माते हुए जल्दी से बेड से उठने लगी कि विवेक ने उसका हाथ पकड़ लिया। विवेक ने चांदनी को अपनी तरफ खींचा और उसके होठों को छूते हुए कहा, आओ तुम्हारी मॉर्निंग भी गुड बनाता हूँ। ऐसा कहकर उसने चांदनी को गर्दन से पकड़ा और किस करने लगा। चांदनी विवेक को हल्का सा धक्का देते हुए भागकर नीचे आई और मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। फिर कुछ देर में बाकी सभी नाश्ते के लिए नीचे आ गए। विवेक और चांदनी दोनों की नजरें एक दूसरे पर थीं और दोनों मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देख माधुरी ने हंसते हुए निखिल से कहा, इन दोनों को देखो तो। निखिल हंसते हुए बोला, ये दोनों बिना कहीं भी शुरू हो जाते हैं। उसकी बात पर माधुरी मुस्कुराने लगी। जब विवेक ने हंसी की आवाज़ सुनी तो देखा माधुरी और निखिल उसे ही देख रहे थे। उसने अपना गला साफ किया और निखिल को घूरते हुए कहा, तुझे कुछ ज्यादा ही हंसी नहीं आ रही है? अपने खाने पर ध्यान दे या मुझे देखकर ही पेट भरेगा। भाई नाराज क्यों हो रहा है? माधुरी भाभी भी हंस रही हैं और उन्हें भी तो कुछ बोल। निखिल ने अपने बगल में बैठी माधुरी की तरफ इशारा करते हुए कहा। निखिल की बात पर माधुरी सकपका गई और विवेक से बोली, नहीं नहीं देवर जी, मैं आपको देखकर नहीं हंसी। विवेक ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, आप दोनों प्लीज खाना खाओ। उसकी बात पर सतीश खाते खाते मुस्कुराने लगा, क्योंकि विवेक और चांदनी की आंखों आंखों में इशारेबाजी वो भी देख रहा था। सबने खुशी खुशी खाना खाया, फिर सब अपने अपने काम पर चले गए। दिन के वक्त विवेक अभी भी फाइल्स में उलझा हुआ था, जिसे देख चांदनी थोड़ी नाराज होकर बोली, आपको कुछ देर आराम करना चाहिए। लेकिन उसकी बात पर विवेक पर कोई असर नहीं हुआ। उसने चांदनी की तरफ देखा तक नहीं। चांदनी ने झट से विवेक के हाथ से फाइल खींच ली और गुस्से से बोली, मैंने कुछ कहा, आपने सुना तक नहीं। विवेक ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, चांदनी ये क्या कर रही हो? फाइल वापस दो। उसने फाइल लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन चांदनी ने नामे सिर हिला दिया और शरारत भरी मुस्कान के साथ फाइल लेकर भागने लगी। विवेक का गुस्सा बढ़ गया। चांदनी, ये मजाक नहीं है, फाइल वापस करो। उसने गुस्से से उसके पीछे दौड़ते हुए कहा। जब उसने देखा कि चांदनी पूल साइड की तरफ जा रही है तो वो घबरा गया। देखो, वो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, वापस करो। उसकी आवाज में अब गुस्सा और चिंता दोनों थे। लेकिन चांदनी तो जैसे मजाक के मूड में थी। जैसे ही विवेक ने फाइल पकड़ने की कोशिश की, वो फिर कमरे में भाग गई। अब विवेक का गुस्सा लिमिट से बाहर हो गया। उसने गुस्से से कहा, चांदनी अब तुम गई। विवेक चिल्लाया और उसे पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ पड़ा। चांदनी पूरे घर में इधर उधर भागती रही और विवेक उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा। दोनों एक दूसरे के पीछे भागते हुए सोफे के इधर उधर घूम रहे हैं। आखिरकार विवेक ने चांदनी को पकड़ लिया और उसकी कलाई कसकर पकड़ी। अब क्या कहोगी? उसने गुस्से में कहा। वो बस आप, चांदनी ने अटकते हुए कहा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे काम में कोई डिस्टर्ब करे, और अब तुम्हें सजा तो मिलेगी। विवेक गुस्से से उसकी बात काटते हुए बोला। सजा के नाम से चांदनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, देखिए मुझे बस आपकी फिक्र हो रही थी। आप बहुत देर से काम कर रहे थे। डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इतना कहकर वो सुबकने लगी। चांदनी के आंसू देखकर विवेक का गुस्सा मानो एक पल में पिघल गया। उसने धीरे से चांदनी का चेहरा ऊपर किया, फिर उसके आंसू पोंछते हुए गहरी सांस ली और नरम आवाज में कहा, सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया, लेकिन काम बहुत जरूरी था, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हो गया था। चांदनी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ लेकिन मैं तो बस ये चाहती थी कि आप आराम करें। विवेक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ लेकिन आइंदा ऐसे परेशान मत करना। चांदनी ने बस हाँ में सिर हिलाया, लेकिन वो अभी भी उदास थी। तो विवेक ने कहा, मैं जानता हूँ तुम मेरी फिक्र करती हो,
लेकिन यह भी सच है कि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। उसकी वजह से मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। चांदनी उसकी बातों को सुनकर धीरे धीरे शांत हो गई और उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन आपको भी अपना ध्यान रखना चाहिए। मैं आपसे यही तो चाहती हूँ। विवेक ने चांदनी की आंखों में देखा, जिसमें उसके लिए फिक्र और प्यार दोनों थे। उसने चांदनी को अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। फिर दोनों थोड़ी देर के लिए एक दूसरे की बाहों में चुपचाप रहे, मानो उनकी खामोशी सब कुछ कह रही हो। आहूजा इंडस्ट्रीज। विकास जी अपने केबिन में बैठे थे, तभी सतीश अंदर आया। उसने एक मोटी फाइल विकास जी के सामने रखी। पहले तो उन्होंने थोड़ा हैरानी से उसे देखा, फिर फाइल उठाकर पढ़ने लगे। कुछ ही पलों में उनके चेहरे पर कई भाव आते जाते दिखे, जिसमें कभी हैरानी और फिर कुछ राहत। विकास जी धीमी आवाज में बोले, इसका मतलब रंजीत। सतीश ने सिर हिलाते हुए हल्की सी मुस्कान दी। हाँ डैड, यह रंजीत की ही फाइल है। उसे लग रहा था कि वो हमें मात दे देगा, लेकिन सच तो यह है कि हमारा प्लान उसे खत्म करने का है। विकास जी ने कुछ देर तक फाइल को देखा, फिर गंभीरता से बोले, लेकिन सतीश, तुमने यह सब कब किया। सतीश ने शांत भाव से कहा, डैड, ये सब विवेक की प्लानिंग थी। उसने सब कुछ पहले से तय कर रखा था और बस अब हमें सही समय का इंतजार है। विवेक जी के होंठों पर मुस्कान आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, विवेक ने हमेशा से ही हर कदम सोच समझ कर उठाया है। फिर एक पल रुककर बोले, लेकिन अब तुम क्या करने वाले हो। अब बारी है रंजीत को उसके ही जाल में फंसाने की। हम उसे यह सोचने देंगे कि वो जीत गया है, और फिर। सतीश ने अपनी बात बीच में ही रोक दी और विकास जी की तरफ देखा। विकास जी की आंखों में चमक लौट आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए, सही कहा, खेल हम चलाएंगे और वो हमारे इशारों पर नाचेगा। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी, ये जानते हुए कि यह जंग अब जीतने की कगार पर है। शाम के वक्त अहूजा विला। डिनर के टाइम सब खाने पर आए और जल्दी सब अपने अपने कमरे में चले गए। विवेक और निखिल गार्डन में कुछ बातें कर रहे हैं। निखिल, बस कल का इंतजार है, फिर धमाका होगा और उसकी गूंज इतनी तेज होगी कि वो रंजीत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। विवेक मुस्कुराया और बोला। विवेक की बात पर निखिल ने हाँ में सिर हिलाया और कुछ देर में दोनों अंदर चले गए। अब सबको बस कल का इंतजार है। अगले दिन, आज की सुबह भी विवेक और चांदनी के प्यार के एहसास के साथ हुई। हालांकि दवाई की वजह से विवेक के सिर में थोड़ा दर्द है, लेकिन वो चांदनी को इस बारे में बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने चांदनी से कुछ भी कहा तो फिर वो उसके लैपटॉप में ज़्यादा देर काम करने से नाराज हो जाएगी। चांदनी मुस्कुराते हुए नीचे किचन में आई और जब सब नाश्ता के लिए आए तो उसने विकास जी और गायत्री जी के पैर छुए। दोनों ने ही बड़े प्यार से चांदनी के सिर पर हाथ रखा। फिर सबने खुशी खुशी नाश्ता किया। जहाँ बिला में हंसी खुशी का माहौल है, वहीं रंजीत जी को आज एक धमाकेदार खबर मिलने वाली है। रंजीत जी के घर पर। रंजीत जी अपने घर पर सोफे पर बैठे हैं। उनकी टेबल पर ढेर सारी फाइल्स और पेपर्स बिखरे हुए थे। वो बेचैनी से उन सभी को देख रहा था। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। उन्होंने गुस्से में किसी को फोन लगाया। ये कैसे हो सकता है, मैंने इसमें करोड़ों लगाए हैं। फोन की दूसरी तरफ से सहमते हुए आवाज आई, सर, सब कुछ प्लान के मुताबिक था। हमें नहीं पता कि ये कैसे हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे हमें फंसाया गया हो। रंजीत जी ने गुस्से से फोन काट दिया। उनकी आंखों में अब शक और चिंता साफ दिखाई दे रहा था। उनकी डील अब जब फाइनल स्टेज पर थी, उन्हें पता चला कि उनके सारे इन्वेस्टर्स ने अचानक अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। उन्होंने अपना फोन उठाया और अपने इन्वेस्टर्स को कॉल करने लगे। सभी इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, जिन्हें रंजीत जी बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सभी बातें बेकार साबित हुई। रंजीत जी का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ है। वो बेचैन होकर एक रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं कि तभी अचानक उनका असिस्टेंट नवीन घबराया हुआ सा वहां पर आता है। सर, ये रिपोर्ट देखिए, इसमें कुछ गड़बड़ है, नवीन ने घबराते हुए कहा। रंजीत जी, जो पहले से ही अपने पेपर्स में बिजी थे, उन्होंने नवीन के हाथ में पकड़े पेपर्स की ओर ध्यान न देते हुए कहा, क्या गड़बड़ है, जल्दी बताओ। सर, ये प्रोजेक्ट फेक है। हमने जिस कंपनी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, वो सिर्फ एक कवर थी। उसकी कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है। रंजीत जी को यह सुनकर पहले यकीन नहीं हुआ। उन्होंने खुद फाइल चेक की और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराए हुए धीमे से बोले, ये कैसे हो सकता है, ये प्रोजेक्ट फेक कैसे हो सकता है।
सर, मैंने खुद चेक किया है। शायद ये किसी की सोची समझी प्लानिंग थी। मुझे पूरा यकीन है इसमें विवेक आहूजा का हाथ है, नवीन ने बताया। विवेक का नाम सुनकर तो रंजीत जी और ज्यादा बौखला गए। उन्होंने तुरंत गुस्से से विवेक को कॉल किया। दूसरी तरफ विवेक स्टडी में अपनी आंखें बंद किए चेयर पर से टिकाए आराम से बैठा हुआ है। तभी उसका फोन रिंग हुआ और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई, मानो उसे पता था कि यह कॉल आने वाला है। फोन उठाते ही विवेक की गूंजती हुई आवाज आई, क्या हुआ रंजीत, सब ठीक तो है? रंजीत जी भड़कते हुए बोले, तुमने ये सब किया है विवेक? तभी मेरे सारे इन्वेस्टर्स अचानक मेरे खिलाफ हो गए। विवेक ठंडी आवाज में जवाब देता है, मैंने सिर्फ वही किया जो एक अच्छा बिजनेसमैन करता है रंजीत। तुम्हें वही वापस दिया है जो तुमने मेरे साथ किया है। अब मैं तुम्हें हर कदम पर बर्बाद होते देखूंगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। तूने मेरे साथ धोखा किया विवेक, रंजीत जी ने गुस्से से कहा। विवेक मुस्कुराया और बोला, धोखा नहीं रंजीत, ये तो बस वो खेल है जिसे शुरू तुमने किया और उसे अंजाम मैंने दिया। तुम्हें याद रखना चाहिए था, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे विवेक आहूजा से है, जिसके पास हर चाल का एक जवाब होता है। रंजीत जी, जो अपनी आंखों में आग लिए हुए हैं, विवेक की बातों से और ज्यादा भड़कते हुए बोले, विवेक, और उन्होंने गुस्से में फोन जमीन पर पटक दिया। रंजीत जी की आंखें बेचैनी और खौफ से चौड़ी हो गईं। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उन्हें एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। मैं बर्बाद हो गया, उसके मन में यही ख्याल बार बार गूंज रहा था। उसकी इन्वेस्टमेंट डूब चुकी थी और अब वो वापस खड़े होने की हालत में नहीं था। पुलिस की सायरन की आवाज जैसे ही उसके घर के बाहर गूंजी, रंजीत जी का दिल धकसा रह गया। दरवाजा खुलते ही पुलिस इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, रंजीत सिंह, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। कमरे में जैसे बिजली सी कौंध गई। रंजीत जी को हथकड़ी पहनाई गई और उन्होंने आखिरी बार अपने घर को फिर दीवार पर लगी दीप्ति की फोटो को देखा। उनकी आंखों से गुस्से और बेबसी के आंसू बह गए। रंजीत जी गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोले, विवेक, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। पुलिस रंजीत जी को बाहर ले जाने लगी तो सामने देखा तो चारों तरफ लोगों की भीड़ है। मीडिया के कैमरों की चमक और सवालों की बौछार एक साथ उन पर पड़ने लगी। रंजीत जी पर सीरियस चार्जेस लगाए गए, धोखाधड़ी, इलीगल इन्वेस्टमेंट, और सबसे बड़ा आरोप यह था कि उन्होंने विवेक आहूजा के साथ बिजनेस में फ्रॉड की। आहूजा इंडस्ट्रीज में विकास जी और सतीश भी रंजीत जी की बर्बादी का मंजर देख रहे हैं। तो बिला के स्टडी में बैठा विवेक, उसे तो पहले से पता था कि रंजीत जी के साथ क्या होने वाला था। यह सब विवेक का ही प्लान था। पहले उसने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया और विवेक जी के सामने रखा। वो अच्छे से जानता था कि रंजीत आहूजा एम्पायर की डील्स को हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा, और वैसा ही हुआ। रंजीत जी ने इस डील के लिए इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन विवेक ने अपने तरीके से रंजीत की डील्स के इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींच लिया, ताकि रंजीत को किसी भी हालत में वापसी का रास्ता न मिले। विवेक ने रंजीत के खिलाफ मीडिया में भी सारी रिपोर्ट दी और लीगल एक्शन लेकर इस पूरे खेल को अंजाम दिया। शाम के वक्त विला में डिनर के बाद विकास जी, सतीश, विवेक और निखिल स्टडी में है और अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं। विकास जी बहुत खुश हैं क्योंकि आज रंजीत को न सिर्फ उसके किए की सजा मिली, बल्कि उसकी वजह से जो लॉस आहूजा एम्पायर को हो सकता था, वो भी उसी के प्रोजेक्ट के थ्रू उन्हें वापस मिल गया। विकास जी ने सतीश, विवेक और निखिल तीनों की पीठ थपथपाई और वहां से चले भी गए। तभी विवेक ने निखिल से पूछा, तूने वो फाइल कैसे हासिल की? विवेक की बात पर सतीश ने निखिल को देखा, जिसके होठों पर एक सातिर मुस्कान थी। निखिल ने कहा, ब्रो, मैं सीधा दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं। तेरा प्लान भले ही तुझे याद नहीं था, लेकिन भाई और मैं इस बारे में सब जानते थे। तेरे एक्सीडेंट के बाद से ही हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। मैंने ही रंजीत के असिस्टेंट से इन्वेस्टर बन के कॉन्टैक्ट किया और फिर उसकी सारी डिटेल्स हासिल की। उस दिन जो मास्क लगाए काले कपड़ों में आदमी जो किसी से मिलने सुनसान जगह पर आया था, वो और कोई नहीं, निखिल ही था। विवेक, ये तेरा बर्थडे गिफ्ट है। हम इस खेल को आज के ही दिन खत्म करना चाहते थे, ताकि कल का दिन तू और ज्यादा खुशी से सेलिब्रेट कर सके। सतीश ने कहा तो निखिल और विवेक मुस्कुराने लगे। अगले दिन चांदनी की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने करवट ली और देखा कि विवेक अब भी गहरी नींद में था। उसे देखकर चांदनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो कुछ पलों के लिए उसे देखती रही, फिर धीरे से प्यार भरे हाथ से
उसके गालों को छूते हुए मुस्कुराई। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठी ताकि उसकी नींद न टूटे। वो फटाफट रेडी होकर हॉल में आई तो उसने देखा कि घर में कुछ हलचल थी। वहाँ कुछ तैयारियां हो रही थीं। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है। उसने सामने से आते एक सर्वेंट को रोककर पूछा, आज कुछ खास है क्या? सर्वेंट ने मुस्कुराते हुए पहले तो उसे मॉर्निंग विश किया, फिर जवाब दिया, मैम आज सर का बर्थडे है, घर में पूजा की तैयारी हो रही है। चांदनी चौंकी। उसे पता ही नहीं था कि आज विवेक का जन्मदिन है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। मैं कैसी पत्नी हूँ, अपने पति का बर्थडे भूल गई, उसने खुद से कहा। फिर खुद को तसल्ली देते हुए बोली, इन्होंने भी तो कभी नहीं बताया। चांदनी किचन की तरफ बढ़ी तो देखा कि गायत्री जी पहले से ही वहां मौजूद थी और कुछ तैयारी कर रही थी। चांदनी ने झुककर उनके पैर छुए और चहकते हुए पूछा, माँ आप कुछ स्पेशल बना रही हो? गायत्री जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, आज विवेक की फेवरेट खीर बना रही हूँ। यह सुनकर चांदनी को अचानक एक आइडिया आया। उसने सोचा वो भी विवेक को सरप्राइज देगी जो उसके जन्मदिन को यादगार बना देगा। यही सोचकर वो मुस्कुराने लगी। वो अपनी सोच में थी कि गायत्री जी ने उसे आवाज दी, चांदनी विवेक को भी कहो पूजा के लिए जल्दी आ जाए। गायत्री जी की बात पर चांदनी फटाफट अपने कमरे में आ गई। चांदनी जैसे ही कमरे में आई तो देखा विवेक मिरर के सामने खड़ा रेडी हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, वाह आप तो पूजा के लिए पहले से ही रेडी हैं। उसकी बात पर विवेक मुस्कुराया। चांदनी जाने लगी तो विवेक ने कहा, रुको। हाँ, चांदनी ने कहा। विवेक उसके करीब आया। तुम मिस नहीं करोगी? उसने उम्मीद भरी आवाज में कहा। चांदनी मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग, और वहां से चली गई। क्योंकि वो समझी विवेक उसे मॉर्निंग विश करने को बोल रहा है। इसे मेरा बर्थडे तक याद नहीं है, विवेक ने मन में सोचा और नीचे हॉल में आ गया। अब तक सभी हॉल में आ चुके थे। जैसे ही विवेक वहां आया सबने एक साथ जोर से कहा, हैप्पी बर्थडे। यह सुनकर जहां विवेक मुस्कुराने लगा, विवेक ने सबसे पहले विकास जी और गायत्री जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। विकास जी ने खुशी से कहा, बेटा जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गायत्री जी विवेक को सीने से लगाकर प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। सतीश और माधुरी के साथ साथ निखिल और बिहान ने भी विवेक को बर्थडे विश किया। चांदनी एक कोने में खड़ी रही और विवेक बस यही सोच रहा था कि अब चांदनी उसे विश करेगी। लेकिन उसे क्या पता था, वो तो अपनी बारी का वेट कर रही थी। चांदनी विवेक के पास आने लगी कि तभी गायत्री जी ने कहा, बेटा जरा सेब से पूछो सब तैयार है। उनकी बात पर वो किचन में चली गई। जब तक वो बाहर आई तब तक विवेक पूजा के लिए बैठ गया था। कुछ देर में पूजा शुरू हुई और सभी हाथ जोड़े प्रार्थना करने लगे। पूजा के बाद सब हॉल में बैठकर मस्ती से नाश्ता कर रहे थे। गायत्री जी ने विवेक को अपने हाथों से बनी खीर खिलाई। विवेक भी एक छोटे बच्चे की तरह माँ के साथ खीर खा रहा था। उसे यह सब पसंद तो नहीं है क्योंकि सब उसे बाद में चिढ़ाने वाले हैं, खासकर निखिल। लेकिन गायत्री जी की खुशी के लिए वो ऐसा कर रहा है। तभी विकास जी बोले, हमें तो तुम इतने प्यार से नहीं खिलाती, सारा प्यार अपने बेटे के लिए ही है। उनकी बात पर सब हंसने लगे कि माधुरी बोली, डैड आज देवर जी का दिन है, उन्हें ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, क्यों मम? गायत्री जी माधुरी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल सही। और वो विवेक को खीर खिलाने लगी। सबने मस्ती भरी बातें की। फिर विकास जी और सतीश ऑफिस चले गए, लेकिन बाकी सब अभी भी हॉल में थे। विवेक ने देखा कि चांदनी सबके साथ बिजी है तो वो अपने कमरे में चला गया। तो दूसरी तरफ चांदनी मन में यही सोच रही है, कब वो यहाँ से फ्री हो और विवेक को विश करे। चांदनी ने देखा सब अपनी बातों में मगन है तो वो चुपके से उठकर जाने लगी कि माधुरी ने कहा, ओहो अब तुम कहाँ चली? लगता है चांदनी विवेक को अकेले में बर्थडे विश करना चाहती है। निखिल शरारत से बोला। यह सुनकर चांदनी के कान बड़े हो गए और वो हिचकते हुए बोली, भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसकी बात पर निखिल हंसने लगा। सबकी बातें सुनकर चांदनी वापस आकर चुपचाप बैठ गई। लेकिन उसे बहुत बेचैनी हो रही थी क्योंकि उसे विवेक से मिलना था। तभी लड्डू रोने लगा तो माधुरी बोली, बच्चे को भूख लगी है, मैं अभी आती हूँ। और वो काव्यांश के साथ अपने कमरे में चली गई। निखिल और ध्यान भी अपनी बातों में बिजी हो गए। तो चांदनी ने कहा, आप दोनों बैठो मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो जल्दी से अपने कमरे में भाग गई। विवेक सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। ये देख चांदनी उसके सामने आई
और उसने बड़े प्यार से कहा, हैप्पी बर्थडे। लेकिन विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ? चांदनी ने पूछा। विवेक ने गुस्से से कहा, अब टाइम मिला तुम्हें? फिर एक पल रुककर बोला, वैसे भी इन सब का क्या फ़ायदा जब तुम्हें मेरा बर्थडे याद भी नहीं था। इतना बोलकर वो उठकर जाने लगा। चांदनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सॉरी, वो मुझे। विवेक ने चांदनी का हाथ झटकते हुए गुस्से से बोला, मेरी वाइफ मुझे सबसे पहले बर्थडे विश करेगी, तुमसे इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। लेकिन शायद तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। विवेक की ये बात चांदनी को बहुत बुरी लगी। उसने दुखी मन से कहा, मैं जानती हूँ मैंने गलती कर दी, लेकिन ऐसा मत कहिए। चांदनी की बात खत्म भी नहीं हुई कि विवेक वहां से चला गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? इन्हें कैसे समझाऊं? चांदनी ने एक गहरी सांस छोड़कर खुद से कहा। शाम के वक्त घर में छोटी सी पार्टी चल रही थी। विवेक अब भी नाराज था और चांदनी थोड़ी उदास थी, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वो उसकी नाराजगी को दूर करेगी। जब केक काटने का टाइम आया, विवेक ने सबको केक खिलाया, लेकिन चांदनी को नहीं। सब अपने में मगन थे, इसलिए किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन चांदनी और विवेक, उन दोनों की तो आपस में ही प्यार भरी जंग चल रही थी। डिनर के बाद सभी हॉल में बैठे मस्ती में लगे हैं। विकास जी और गायत्री जी कुछ बातें कर रहे हैं। सतीश हमेशा की तरह काव्यांश को सीने से लगाए हुए है। तो माधुरी, माही और बिहान अपनी बातों में बिजी हैं। विवेक, वो तो मुंह बनाकर बस सबको मस्ती करते देख रहा है। वहां से निखिल और चांदनी गायब हैं। तभी गायत्री जी ने कहा, चांदनी कहाँ गई? माधुरी ने कहा, मम, उसके सिर में दर्द है, वो कमरे में आराम कर रही है। उसकी बात पर गायत्री जी ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, दिन भर से इतनी मस्ती में लगी थी, सिर दर्द होगा ही। विवेक मन में बोला। लेकिन वो चांदनी के लिए थोड़ा परेशान भी हो रहा था, कहीं उसकी तबीयत ज्यादा खराब न हो। अब निखिल कहाँ गया? विकास जी ने पूछा तो माधुरी फिर बोली, डैड, निखिल किसी काम से बाहर गया है। रात हो चुकी थी और सब लोग धीरे धीरे अपने कमरों में चले गए। विवेक भी अपने कमरे में आया तो देखा चांदनी वहां नहीं थी। अब ये कहाँ गई, उसने मन में कहा। फिर बालकनी में चला गया, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। वो थोड़ा डरते हुए कमरे में वापस आया। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे एक पेपर पर पड़ी। हैप्पी बर्थडे पतिदेव। विवेक के दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था, चांदनी आखिर कर क्या रही है? तभी उसकी नज़र बेड साइड टेबल पर रखे एक छोटे से कागज पर पड़ी। उसमें लिखा था, टेरेस पर आइए, आपको कुछ दिखाना है। अब ये क्या नया ड्रामा है? उसने खुद से कहा। वो थोड़ा हैरान जरूर था, लेकिन बिना ज्यादा सोचे वो सीधा टेरेस की ओर बढ़ गया। जैसे उसने टेरेस का दरवाजा खोला, एक पल के लिए वो रुक गया, जैसे किसी जादू में बन गया हो। चारों तरफ खूबसूरत सजावट, कैंडल लाइट्स के साथ हल्की हल्की म्यूजिक की धुन बज रही थी। चांदनी गुलाबों से सजी टेबल के पास उसके इंतजार में खड़ी थी। रेड कलर की साड़ी पहनने वो बहुत सुंदर लग रही थी, और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जो किसी भी तनाव को मिटा देती। विवेक ने सोचा भी नहीं था कि चांदनी उसके लिए ऐसा कुछ प्लान करेगी। वो धीरे धीरे चांदनी की तरफ कदम बढ़ाने लगा, लेकिन उसकी नाराजगी कम नहीं हुई थी। हैप्पी बर्थडे पतिदेव, चांदनी ने मुस्कुराते हुए प्यार से कहा। उसकी आंखों में एक खास चमक थी। चांदनी को देखकर विवेक की आंखें चमक रही थीं, लेकिन फिर भी उसने हल्का गुस्सा जताते हुए कहा, यह सब किस लिए? आपके लिए। मैं चाहती थी आपके लिए कुछ खास करूं, जो आपको मेरे प्यार का एहसास कराए। चांदनी ने बड़ी उम्मीद से कहा। विवेक चांदनी की आंखों में अपने लिए गहरा प्यार देख रहा था। फिर भी उसने शरारत करने की सोची और चांदनी की बात का जवाब दिए बिना नजरें फेर कर खड़ा हो गया। चांदनी को इस तरह विवेक का मुंह फेरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो उसकी नाराजगी समझ रही थी। खुद को शांत करते हुए उसने फिर से एक कोशिश की। उसने म्यूजिक प्ले किया और फिर गाने के बोल के साथ साथ अपने होंठ हिलाने लगी। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। चांदनी की आवाज़ सुनकर विवेक तुरंत पलटा और उसे देखा, जो अपने दिल में ढेर सारा प्यार लिए उसकी तरफ आ रही थी। विवेक को उसकी आंखों में कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, शायद एक दर्द जो पहले उसने कभी नहीं देखा था। ये बोलते हुए चांदनी की आंखें नम हो गईं। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को शांत किया और अपनी साड़ी का पल्लू लहराती हुई उसके आसपास घूमने लगी। विवेक की नजरें अभी चांदनी के चेहरे पर थीं, जिसने अपने दिल में न जाने कितने जज्बात छुपा के रखे हुए थे। गाना खत्म होते होते तक चांदनी की आंखों से एक आंसू बह गया, जिसे वो छिपा नहीं पाई।
विवेक ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें भी हल्की सी नम हो गईं। वो चांदनी के करीब आया और झट से उसे अपने गले से लगा लिया। विवेक की बाहों की गर्मी से चांदनी के दिल को चैन मिला और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसका प्यार और दर्द इस पल को कमजोर कर दे। उसे अपने सरप्राइज को खास बनाए रखना था। इसलिए उसने अपने इमोशंस को दिल में छुपा लिया और उसकी आंखों में अभी वो गहरा प्यार साफ झलक रहा था। चांदनी थोड़ा दूर हटी, फिर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। लेकिन उसकी आंखों में अब भी हल्की नमी थी और विवेक उसमें छुपा दर्द देख रहा था। उसने चांदनी के चेहरे को अपने हाथों में भरा और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। क्या तुम अपने आंसुओं से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली थी? विवेक ने हल्की हंसी के साथ कहा। उसकी आंखों में शरारत थी और उसने प्यार से चांदनी के आंसू पोंछ दिए। चांदनी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं वो तो बस ऐसे ही। विवेक ने चांदनी की आंखों में देखा, फिर सीरियस होकर कहा, मुझे एहसास है तुम्हारे प्यार का। इतना बोलकर उसने चांदनी के गाल पर अपना हाथ फेरा। चलिए केक कट करते हैं। चांदनी ने मुस्कुराकर सामने रखे केक की ओर इशारा करते हुए कहा। दोनों ने साथ में केक काटा और प्यार से एक दूसरे को खिलाया। फिर वो दोनों हंसते मुस्कुराते हुए वहीं चेयर पर बैठ गए। क्या आपको ये सब अच्छा लगा? चांदनी ने धीरे से पूछा। विवेक मुस्कुराते हुए बोला, इतना अच्छा लगा कि मन तो कर रहा है जिसने ये सब किया उसे चूम लो। उसकी बातों में शरारत छुपी थी। विवेक की बात सुनकर पहले तो चांदनी की आंखें बड़ी हो गईं, फिर उसने भी शरारत से कहा, अच्छा तो जाइए निखिल भाई को किस कीजिए। यह सब उन्होंने ही किया है। क्या? विवेक का मुंह खुला रह गया, यह सोचकर कि निखिल को किस करना है। विवेक को देखकर चांदनी को हंसी आने लगी। उसने हंसते हुए कहा, हाँ ये सब करने में भाई ने मेरी हेल्प की है। विवेक ने हाँ में सिर हिलाया, फिर चांदनी को देखा, जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। ऐसे क्या देख रहे हैं? चांदनी ने कहा, बस तुम्हें देख रहा हूँ, सो ब्यूटीफुल। विवेक की बात सुनकर चांदनी मन में मुस्कुराने लगी। विवेक ने चांदनी का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ हल्का सा खींचा, तो चांदनी उसकी गोद में बैठ गई। विवेक ने चांदनी के बाल कान के पीछे टक करते हुए कहा, मेरा बर्थडे गिफ्ट। उसकी आंखों में एक चाहत और शरारत दोनों छुपी थी। चांदनी उसकी बातें अच्छे से समझ रही थी। वो मुस्कुराती हुई बोली, अब आपको गिफ्ट भी चाहिए? विवेक ने पप्पी फेस बनाते हुए हाँ में सिर हिलाया। उसकी हरकत पर चांदनी मुस्कुराई, तो कहिए क्या चाहते हैं आप? चांदनी ने प्यार से विवेक के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा। विवेक ने चांदनी को उसकी कमर से और करीब खींचा, फिर आंखों में शरारत लिए कहा, मुझे तो कुछ मीठा खाना है। चांदनी अनजान बनते हुए बोली, अभी तो आपने केक खाया था। विवेक ने चांदनी के होठों को छुआ, फिर अपने होठों को छूते हुए मुस्कुराया और चांदनी अपनी पलकें झुकाते हुए शर्माने लगी। मैं इंतजार कर रहा हूँ, विवेक ने कहा, तो चांदनी ने अपनी पलकें उठाई और उसे देखा, जिसकी आंखों में बेहिसाब चाहत थी। चांदनी ने धीरे से विवेक के चेहरे को अपने हाथों में भरा। उसकी उंगलियां विवेक के चेहरे की गर्मी को महसूस कर रही थीं। उसने हल्के से उसके गाल पर अपने होंठ रखे, मानो उसकी हर सांस में सिर्फ प्यार ही बह रहा हो। इस पल में दुनिया की सारी परेशानियां मानो गायब हो गई हो। चांदनी के प्यार भरे टच से विवेक ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपनी आंखें बंद की। चांदनी ने उसके दूसरे गाल को अपने होठों से छुआ, फिर उसके होठों को देखते हुए उनकी तरफ बढ़ गई। विवेक को जब अपने होठों पर चांदनी की गर्म सांसें महसूस हुई और उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। जैसे ही चांदनी ने उसके होठों को चूमा, उसने चांदनी की कमर पर अपने हाथ कस दिए। कुछ पल बाद चांदनी रुकी, तो विवेक शरारत से बोला, तुम्हें किस करनी नहीं आती ना? उसकी बात पर चांदनी ने अपना सिर झुका लिया। किस ऐसे करते हैं? विवेक ने कहा। फिर अगले ही पल विवेक ने उसके होठों को अपने होठों से मिला लिया। विवेक और चांदनी अपनी दुनिया में खोए हुए एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। विवेक चांदनी के होठों को अपने दांतों के बीच हल्के से दबाते हुए चूमा। उसकी उंगलियां चांदनी की कमर पर धीरे धीरे सरक रही थीं, जैसे वो हर एहसास को अपनी रूह में समेट लेना चाहता हो। चांदनी का दिल जोर से धड़क रहा था और उसका पूरा शरीर हल्की सिहरन से भर गया था। उसकी सांसें आपस में मिल रही थीं, दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई थीं और दोनों इस खूबसूरत पल में खोए हुए थे। विवेक ने किस करते हुए ही चांदनी को अपनी बाहों में उठाया और टेरेस में बने कमरे में ले गया। कमरे में हल्की रोशनी और फूलों की महक फैली हुई थी। बेड पर गुलाब के फूलों से बना हार्ट इस रात को और भी खास बना रहा था। विवेक ने धीरे से चांदनी को बेड पर लिटाया
और खुद उसके ऊपर झुक गया। उनके होंठ अभी भी आपस में जुड़े हुए थे। दोनों के अंदर एक गहरी तड़प नजर आ रही थी। चांदनी की उंगलियां विवेक के बालों में उलझी रही थी और वो खुद को पूरी तरह इस एहसास में खो चुकी थी। कई मिनटों बाद विवेक ने अपने होठों को चांदनी से अलग किया, लेकिन उसकी आंखों में वही चाहत थी। चांदनी के लाल हो चुके होंठ कांप रहे थे, जिसे देखकर विवेक फिर से उनकी तरफ झुका और एक बार फिर उसे चूम लिया। इस बार किसमें और भी ज्यादा पैशन था, जैसे वो इसे कभी खत्म नहीं करना चाहता हो। सांसों की कमी होने से चांदनी ने किसके बीच में ही एक गहरी सांस ली। यह महसूस होने पर विवेक कुछ दूर हटा, फिर चांदनी के माथे से अपना माथा जोड़ लिया। दोनों की सांसें तेज थीं। जहाँ चांदनी की पलकें झुकी हुई थीं, तो वहीं विवेक की नजरें चांदनी के लाल हो चुके चेहरे पर टिकी हुई थीं। तुम्हारे पास होना जैसे हर बार नया एहसास। मैं तुम्हें दिल खोलकर प्यार करना चाहता हूँ चांदनी, विवेक ने चांदनी के कानों में धीरे से कहा। उसकी आवाज में गहरी चाहत और प्यार दोनों थे। चांदनी अपनी बढ़ती सांसों को संभालते हुए धीरे से बोली, मेरी हर सांस, मेरा हर पल और उसमें बसा हर एहसास आपका है। उसकी बात सुनकर विवेक ने एक बार फिर उसके होठों को चूम लिया। विवेक कुछ दूर हटा और उसने चांदनी के गले में हाथ फेरते हुए उसकी साड़ी का पल्लू उसके कंधे से धीरे से खिसकाया। उसकी उंगलियां चांदनी की सॉफ्ट स्किन को महसूस कर रही थीं और उसके हर टच से चांदनी के अंदर हलचल मच रही थी। अपने अंदर हो रही हलचल को कम करने के लिए चांदनी ने दूसरी तरफ करवट ली। वो अपनी बढ़ती सांसों को शांत करने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे अपनी पीठ पर विवेक की ठंडी उंगलियां महसूस हुईं, जो चांदनी की गोरी पीठ पर धीरे धीरे सरक रही थीं। अगले ही पल उसके होठों की मुलायम गर्मी चांदनी को अपनी पीठ पर महसूस हुई। एक मधोसी से भरी आह के साथ उसने अपनी आंखें बंद की और तकियों को कसकर पकड़ लिया। विवेक ने चांदनी को अपनी तरफ पलटा। उसके शर्म से लाल हो चुके चेहरे को देखकर विवेक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने अपनी शर्ट निकाली और उसे वहीं सोफे पर फेंक दिया। कुछ ही पलों में वो दोनों सिर्फ एक चादर ओढ़े एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। कमरे का माहौल अब बदल चुका था। कमरे में रोशनी भले ही धीमी हो गई थी, लेकिन विवेक और चांदनी के प्यार की चमक से पूरा कमरा अभी भी जगमगा रहा था। विवेक की उंगलियां चांदनी की कमर पर हल्के हल्के सरक रही थीं। उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं और दिल की धड़कनें जैसे हर पल इस पैशनेट लम्हे में और गहरी हो रही थीं। चांदनी की मधोसी भरी सिसकियां हर पल विवेक को और ज्यादा बहका रही थी। उसने चांदनी की आंखों में देखा जो बंद थीं और उसकी सांसें अभी भी भारी थीं। क्या तुम तैयार हो? विवेक की आवाज में थोड़ी घबराहट थी और उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। चांदनी ने आंखें खोले बिना हल्के से सिर हिलाया, क्योंकि उसे विवेक और उसके प्यार पर पूरा भरोसा था। उसने प्यार से उसके गालों को छूते हुए कहा, मुझे डर है तुम्हें हर्ट ना कर दूं। चांदनी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आपके प्यार से मुझे तकलीफ नहीं होगी। उसकी मुस्कान में दर्द के बावजूद सुकून और प्यार दोनों थे। आई लव यू, विवेक ने गहरी आवाज में कहा और चांदनी के होठों को चूम लिया। दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं थी और उनके बीच की हर हलचल प्यार और जुड़ाव से भरा हुआ था। उनका प्यार हर लम्हे में महसूस हो रहा था और ये पल और भी खास बन गया था। देर रात तक दोनों के प्यार का सिलसिला जारी रहा। न जाने कौन से पैर तक विवेक चांदनी को अपनी बाहों में भरे रहा। दोनों थक चुके थे, लेकिन उनके चेहरे की चमक और भी बढ़ गई थी। विवेक चांदनी से थोड़ा दूर हटा और सीधा लेट गया। उसने अपने बगल में लेटी चांदनी को देखा, जो गहरी सांसें ले रही थी। उसने चांदनी को अपने करीब खींचा तो वो झट से उसके सीने से लग गई। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है चांदनी, विवेक ने गहरी आवाज में कहा और उसके बालों को हल्के से सहलाने लगा। तुम्हारी हर मुस्कान, हर आंसू अब मेरा हिस्सा है। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। मैं भी आपको कभी खुद से दूर जाने नहीं दूंगी, चांदनी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्की नींद और थकान थी। चांदनी की बात सुनकर विवेक के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तुम्हारे साथ बिताए हर पल मेरे लिए खास है। मैं चाहता हूँ कि ये पल कभी खत्म ना हो। इस बार चांदनी का कोई जवाब नहीं आया। विवेक समझ गया कि वो सो चुकी है। चांदनी को फिर से अपने सीने से लगाते हुए उसकी धड़कनों को सुनते सुनते विवेक ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। रियान और नैना किसी क्लब में बैठे ड्रिंक कर रहे थे। नैना की नाराजगी उसकी बातों से साफ झलक रही थी, क्योंकि वो विवेक को बर्थडे विश करना चाहती थी, लेकिन रियान नहीं चाहता था कि वो बिला जाए। इसी बात पर नैना बहुत नाराज है।
नैना ने गुस्से से अपना गिलास उठाया और एक घूंट लिया। व्हाट्स योर प्रॉब्लम रियान? मुझे क्या करना है ये तुम डिसाइड नहीं करोगे? रियान ने नैना की ओर घूरते हुए कहा। तुम्हारी हरकतें बता रही हैं कि तुम विवेक में अब भी इंटरेस्टेड हो। उसकी आंखों में हल्की गुस्से की झलक थी। नैना ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, या तुम डरते हो कि विवेक को देखकर एक बार फिर मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? रियान का चेहरा अचानक सख्त हो गया। क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? मैं तुम्हें पसंद करता था या अब भी करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी कमजोरी हो। उसने गुस्से से कहा और गिलास को टेबल पर इतनी जोर से रखा कि उसमें मौजूद ड्रिंक छलक गई। रियान को गुस्से में देख नैना ने बात बदलते हुए कहा, लिसन आई वाज ड्रंक, इसलिए मैं कुछ भी बोल गई। नैना स्टॉप दिस ड्रामा। आई नो तुम्हारे कहने का क्या मतलब था। तुम्हारी ये सब गेम्स का नतीजा अच्छा नहीं होगा, और हो सकता है तब मैं भी तुम्हारे साथ ना खड़ा रहूं। रेहान ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा और गुस्से से वहां से चला गया। नैना के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ गई। ड्रामा नहीं रियान, यह तो बस मेरा एक खेल है, और तुम एक मोहरा जो हर वक्त मेरा साथ देगा। अगले दिन आहूजा मिला। चांदनी हल्की नींद में थी कि उसको अपनी पीठ पर एक टच का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो उसके सामने विवेक का हंसता मुस्कुराता चेहरा था। वो उसकी पीठ पर हाथ फेर रहा था, जिसकी वजह से चांदनी को गुदगुदी हो रही थी। गुड मॉर्निंग, विवेक ने बड़े प्यार से चांदनी के गाल पर किस करते हुए कहा। चांदनी हल्का सा मुस्कुराई, गुड मॉर्निंग, और थोड़ा दूर हटने लगी कि विवेक ने फिर उसे पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो बेबी? चांदनी मुस्कुराते बोली, रेडी होने, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। विवेक ने पहले तो नामे से रिलाया, फिर कहा, अब तक तो सबको पता चल गया होगा हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपका बर्थडे कल था, आज नहीं। अब हटिए, जाने दीजिए। चांदनी धीरे से बोली, अगर मैं ना कहूँ तो क्या तुम तब भी जाओगी? विवेक की बात पर चांदनी ने अपना सिर झुकाया और बस नामे से रिलाया। उसकी मासूमियत देख विवेक मुस्कुराया और तुरंत उस पर से अपनी पकड़ ढीली की। चांदनी ने विवेक को देखा और खुद को कवर करते हुए उठने लगी कि अचानक उसके पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर गई। तुम ठीक हो? विवेक ने हड़बड़ाते हुए कहा और तुरंत चांदनी की तरफ आया। विवेक की आंखों में अपने लिए फिक्र देख चांदनी शरारत से नाटक करते हुए बोली, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपको ही सेलिब्रेट करना था ना। देखा आपकी वजह से क्या हुआ। उसने रोने जैसा मुंह बनाते हुए कहा। ये सब सुनकर विवेक अब थोड़ा घबरा गया। उसने धीरे से कहा, सॉरी, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा बोलते हुए उसका चेहरा उतर गया था। ये देख अब चांदनी हंसने लगी और विवेक को छेड़ते हुए बोली, अपना चेहरा तो देखो जरा, मैं बस मजाक कर रही थी। यू, मतलब ये सब नाटक था? विवेक ने थोड़ा गुस्से से कहा। चांदनी मुस्कुराते हुए उठने लगी, लेकिन उसका पैर चादर में फंस गया और वो लगभग गिरने ही वाली थी कि विवेक ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसका भी बैलेंस बिगड़ा और वो दोनों बेड पर गिर गए। विवेक पीठ के बल गिरा और चांदनी उसके ऊपर आकर गिरी। चांदनी को समझ पाती कि अगले ही पल विवेक ने उसे पलट दिया और उसके ऊपर आ गया। बहुत हंसी आ रही थी ना? अब बताता हूँ, विवेक ने शरारत से कहा और चांदनी की आंखें बड़ी हो गईं। विवेक ने चांदनी की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और धीरे से अपने होठों से छुआ। चांदनी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर अचानक विवेक ने जोर से बाइट कर दिया, जिससे चांदनी को थोड़ा दर्द महसूस हुआ और उसके मुंह से दर्द भरी एक आह निकली। विवेक उसी बाइट वाली जगह पर बार बार अपने होठों से छूता रहा, जब तक वहां लाल निशान नहीं बन गया। कुछ पल बाद उसने गर्दन उठाकर देखा तो चांदनी की आंखें नम हो गई थीं। क्या तुम्हें दर्द हुआ? विवेक की आवाज में अभी एक शरारत छिपी थी। चांदनी ने गुस्से से उसे देखा तो विवेक बोला, मुझे परेशान करोगी तो ऐसा ही होगा। आप ये बात प्यार से भी समझा सकते थे, चांदनी ने धीरे से कहा। यह सुनकर विवेक मुस्कुराते हुए बोला, बेबी, इस मार्क को देखकर तुम्हें हमेशा मेरे प्यार का एहसास होगा। प्यार का एहसास बाद में होगा, फिलहाल दर्द ज्यादा हो रहा है। चांदनी ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा। फिर वो विवेक से बिना कुछ कहे उसे हल्का सा धक्का देते हुए उठी और बाथरूम चली गई। कुछ देर में चांदनी बाथरूम पहनकर बाहर आई तो देखा विवेक बेड पर बैठा अपना फोन चला रहा था। उसने दूसरे कमरे में जाकर चेंज किया और फटाफट रेडी हो गई। चांदनी विवेक के करीब बैठते हुए बोली, आप भी जाकर रेडी हो जाइए। उसकी बात पर विवेक ने हाँ कहा और तुरंत फ्रेश होकर आया।
तब तक चांदनी बेड साफ कर चुकी थी। वो अब टेबल के सामान समेट रही थी। उसे देख विवेक ने कहा, यह सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। चांदनी मुस्कुराते हुए बोली, ये हमारा निजी पल था। इन सब चीजों को कोई भी देखे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इस बात पर विवेक मुस्कुराया और फिर दोनों हॉल की तरफ बढ़ गए। नीचे हॉल में अब तक सब नाश्ता करके अपने काम पर जा चुके थे। हॉल में सिर्फ विवेक और चांदनी ही थे। उन्होंने नाश्ता किया और जब विवेक जाने लगा तो चांदनी ने कहा, आप जाइए, मैं भाभी से मिलकर आती हूँ। विवेक ने हाँ कहा और चला गया। चांदनी भी माधुरी के कमरे में आ गई, जहाँ वो काव्यांश के साथ खेल रही थी। गुड मॉर्निंग भाभी, चांदनी ने कहा। माधुरी उसकी चुटकी लेकर बोली, 10 बज गए हैं, अब तुम्हारी सुबह हुई है। उसकी बात पर चांदनी शर्माने लगी। माधुरी हल्की सी मुस्कान के साथ शरारत से फिर बोली, अरे वाह क्या बात है, आज तो तुम्हारे चेहरे पर अलग ही चमक दिख रही है। चांदनी ने मुस्कुराते हुए थोड़ा सा शर्माते हुए कहा, भाभी क्यों चिढ़ा रही हो? उसकी आंखों में हल्की सी झिझक साफ नजर आ रही थी। माधुरी ने हंसते हुए उसके गले की ओर इशारा किया, लब भाई, लगता है देवर जी ने तुमसे बहुत प्यार जताया है, उसने शरारती अंदाज में कहा। चांदनी का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया। उसने जल्दी से अपने गले को साड़ी से ढकने की कोशिश करते हुए कहा, क्या भाभी, आप बिना कुछ भी बोलती हो? अरे मैं सच तो बोल रही हूँ, तुम्हारे इस नए लुक का राज अब समझ आ रहा है, माधुरी ने हंसते हुए चिढ़ाया। चांदनी ने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाया और हिचकते हुए कहा, बस करो भाभी, और कितना सताओगी? अरे इसमें शर्माना कैसा, प्यार किया तो दिखाना भी तो बनता है। माधुरी ने चांदनी के कंधे पर हल्का सा मारते हुए कहा। माधुरी वहीं चिढ़ाती रही और चांदनी वो तो बस अपने चेहरे की लाली को छुपाती रही। कुछ देर बाद चांदनी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में जाने लगी कि तभी रियान वहां आया और उसने सर्वेंट को खाने के लिए आवाज लगाई। लेकिन जब कोई नहीं आया तो चांदनी वापस आई और धीरे से बोली, वो शायद सर्वेंट कुछ और काम कर रहे हैं। रियान ने सुना और उस पर ज्यादा ध्यान दिए बिना किचन की ओर बढ़ गया। चांदनी भी रियान के पीछे गई और देखा कि वो खुद ही अपने लिए ब्रेकफास्ट अरेंज कर रहा था। उसे देख चांदनी बोली, तुम बाहर बैठो, मैं देखती हूँ। नो इट्स फाइन, मैं कर लूंगा। इतना स्वीट बनने की कोशिश मत करो। वैसे भी मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। रियान ने थोड़ा नाराज होकर कहा और बाहर आकर बैठ गया। चांदनी को रियान का नाराज होना समझ तो नहीं आया, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और उसके सामने बैठ गई। तुम अकेले खाना खा रहे हो, मैं बस इसलिए यहाँ बैठी हूँ, उसने हल्का गुस्से से कहा। अब रियान ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना खाना खाने लगा। लेकिन वो चोर नजर से चांदनी को देख रहा था, जो अपना सिर झुकाए बैठी थी। रियान नैना की बात पर अपसेट था, इसलिए उसका मूड खराब था और वो गुस्सा उसने चांदनी पर निकाला। इस बात का उसे बुरा लगा। मैंने अभी तुमसे वैसे बात की, सॉरी, रियान ने कहा। चांदनी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, शायद तुम किसी बात से परेशान थे, इसलिए मुझ पर नाराज हो गए। रियान मुस्कुराया और बोला, कितनी जल्दी माफ कर देती हो ना। यह सुनकर चांदनी ने कहा, तुम भी माफ करना सीखो, फिर इतने परेशान नहीं होगे। कोशिश करूंगा, रियान ने कहा। तभी रियान का फोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर फ्लैश होते नाम को देखकर चांदनी समझ गई कि यह नैना का कॉल था। रियान ने फोन उठाया और उसके चेहरे के भाव समझ आ रहे थे कि वो कुछ परेशान है। उसने फोन काटा और फिर से अपना खाना खाने लगा। चांदनी ने हिचकते हुए पूछा, नैना और तुम्हारे बीच सब ठीक है ना? यह बात सुनकर रियान खाते खाते रुक गया। उसने सामने देखा और कहा, मतलब? वो तुम नैना को पसंद करते हो, मुझे यह बात पता है। चांदनी ने धीरे से कहा, तो यह भी पता होगा विवेक की वजह से मेरे और नैना के बीच कुछ भी ठीक नहीं रहा। रियान ने गुस्से से कहा, फिर अचानक शांत होकर बोला, तुम कुछ नहीं जानती, इन सबके बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा है। मैं तो इन सबके बीच में ही हूँ, क्योंकि जिसकी बात तुम कर रहे हो वो मेरे पति हैं, और कोई भी उनके खिलाफ बोले यह मुझे मंजूर नहीं है। चांदी ने गुस्से से कहा, ये जानते हुए भी कि मैं नैना को पसंद करता हूँ, क्या किया तुम्हारे पति ने? उसने नैना से शादी के लिए हाँ कहा। क्या अब भी मानती हो वो सही है? मैंने कभी इनसे पूछा तो नहीं, लेकिन बस इतना जानती हूँ, गलती शायद उस वक्त हालात की थी, वरना अपने भाई को तुम भी जानते हो, वो ऐसे नहीं है। चांदनी की बात थी तो सही, लेकिन रियान के लिए सब कुछ भूलना आसान नहीं था, और वो कल की बात से अपसेट भी था। रियान खामोश रहा और सोचता रहा। चांदनी कितनी शांत और सुलझी हुई है। उसने धीरे से कहा, तुम बहुत अच्छी हो, तुमसे बात करके मेरा मन हल्का हो गया।
चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी अच्छे हो, बस कभी कभी अजीब सी बातें करते हो। अब मैंने क्या किया? रेहान ने पूछा। चांदनी मुंह बनाकर बोली, क्या तुम्हें याद नहीं है जब पहली बार यहाँ आए थे कितना अजीब बर्ताव कर रहे थे? ये बोलते हुए चांदनी घूरते हुए उसे देख रही थी। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो तुम बहुत प्रिटी लग रही थी, इसलिए बस चांस मार रहा था। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि तुम विवेक की वाइफ हो। चांदनी ने हल्के गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, क्या? इसका मतलब तुम बस मौका ढूंढते रहते हो? इस बात पर दोनों हंसने लगे। रेहान और चांदनी हंसी मजाक में लगे हुए थे, लेकिन चांदनी के चेहरे पर अचानक डर के भाव आ गए, क्योंकि उसे किसी की आहट महसूस हुई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो विवेक सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी नाराजगी थी। विवेक ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, व्हाट्स गोइंग ऑन यार? रियान और चांदनी दोनों एक पल के लिए चौंक गए। चांदनी ने खुद को संभालते हुए कहा, जी वो मैं। विवेक अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, तुम तो भाभी के पास जाने वाली थी, फिर यहाँ क्या कर रही हो? चांदनी थोड़ा घबराई, लेकिन उसने खुद को संभाला और कुछ कहने की कोशिश की। हाँ वो मैं बस। विवेक ने उसकी बात सुने बिना ही उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे लेकिन मजबूती से उसे कमरे की ओर ले गया। रेहान ने बस उन्हें जाते हुए देखता रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो अपने मन में सोचते हुए बोला, विवेक कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, लेकिन अपनी जलन को छुपा नहीं सकता। उसने एक लंबी सांस ली और कहीं बाहर चला गया। विवेक के कमरे में। तुम उस रेहान के साथ क्या कर रही थी? विवेक ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। चांदनी थोड़ी हिचकिचाई और धीरे से बोली, वो हम बस यूं ही बातें कर रहे थे। विवेक ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, क्यों? मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ बातें करने के लिए। उसकी आवाज में छिपा गुस्सा चांदनी को परेशान कर रहा था। चांदनी ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, सॉरी, मुझे वक्त का पता नहीं चला। विवेक ने उसकी उदास आंखें देखी और उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। वो जानता था कि चांदनी का कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी रेहान के साथ उसकी बातचीत उसे चुभ रही थी। थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस लेते हुए खुद को थोड़ा शांत किया और धीरे से कहा, उस रेहान से दूर रहा करो, मुझे वो पसंद नहीं है। चांदनी ने बस चुपचाप सिर हिलाया। उसकी आंखों में हल्की मायूसी थी, लेकिन वो जानती थी कि इस वक्त ज्यादा कुछ कहने का कोई फायदा नहीं था। विवेक ने महसूस किया कि उसने शायद चांदनी पर जरूरत से ज्यादा नाराजगी दिखाई है। वो बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। चांदनी उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में कई सवाल थे, जिन्हें उसने अपने अंदर रखना ही बेहतर समझा। किसी रेस्टोरेंट में रेहान चेयर पर बैठा था कि तभी नैना वहां आई। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही कॉन्फिडेंस था, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और दिख रहा था। वो रेहान के पास आई और धीमे से बोली, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रेहान ने हल्की हंसी के साथ कहा, अब क्या नया ड्रामा लेकर आई हो? नैना उसकी हंसी को नजरअंदाज करती हुई सीरियस स्वर में बोली, मैरी मी। रेहान की हंसी अचानक रुक गई। उसने चौंक कर नैना की ओर देखा, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हुआ उसने अभी क्या सुना। लेकिन नैना का चेहरा पूरी तरह से सीरियस था। क्या? रेहान ने हैरानी से पूछा। तुम मजाक कर रही हो, है ना? मैं मजाक नहीं कर रही रेहान, देखो, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं और कहीं ना कहीं पसंद भी करते हैं। अब जो हालात है, हम दोनों साथ हो सकते हैं और ये हमारे लिए सही होगा। रेहान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम सच में ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारे फायदे होंगे? नैना ने रेहान की आंखों में देखते हुए कहा, रेहान मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं बस तुम्हारा साथ चाहती हूँ। हम एक साथ खुश हो सकते हैं और शायद। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे एक और मौका दे सको? रेहान ने उसकी आंखों में देखा और थोड़ी देर के लिए खामोश रहा। उसे पता था कि नैना के इस प्रपोजल के पीछे कोई ना कोई इरादा जरूर है, लेकिन क्या है? ये सिर्फ एक चाल थी या वो सच में बदलना चाहती थी? नेक्स्ट पार्ट।